नमस्कार, जोहार। मैं महिमा सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं प्रभात खबर के इस खास प्रोग्राम सियासी समर की जमीनी हकीकत में। आज हम बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा सीट की और जानेंगे गिरिडीह लोकसभा सीट का राजनीतिक तापमान, समीकरण और मुद्दे। साथ ही वहां के ग्राउंड रिपोर्ट से भी आपको रूबरू करवाएंगे और विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। बताया कि गिरिडीह लोकसभा सीट पर सबकी नजर एक युवा चेहरे पर है जिनका नाम है जयराम महतो। और आइए जानते हैं इस विशेष चर्चा में कि इस बार कौन सी पार्टी क्या कमाल करेगी। रत्नगर्भा गिरिडीह का धार्मिक और पौराणिक महत्व रहा है। इस क्षेत्र में मुगलों की नजर रही और 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर ने झारखंड के क्षेत्रों पर ताजपोशी की। आजादी के बाद अभों से भरे गिरिडीह का रफ्ता रफ्ता विकास हुआ। गिरिडीह राज्य बिहार की हजारीबाग जिले का हिस्सा बन गया। वर्ष 1972 में मौजूदा हजारीबाग जिले से गिरिडीह जिले के रूप में एक अलग जिला बनाया गया था। झारखंड अलग होने के बाद गिरिडीह की पहचान बढ़ती गई। बात गिरिडीह लोकसभा के सियासी कहानी की करें तो गिरिडीह लोकसभा सीट का गठन संयुक्त बिहार में 1957 में हुआ। यहाँ देश में हुए दूसरी लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। 1957 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में गिरिडीह लोकसभा सीट से छोटा नागपुर संताल परगना जनता पार्टी काजी SA मतीन विजयी हुए थे और वर्ष 1967 में कांग्रेस ने पहली बार इम्तियाज अहमद के सहारे खाता खोला और बिहार के मुख्यमंत्री रहे बिंदेश्वरी दुबे भी सीट से चुनाव जीते और वर्ष 1989 में रामदास सिंह ने भाजपा से पहली बार जीत हासिल की। फिर यहाँ रविंद्र पांडे ने भाजपा का खूंटा गाड़ा और रविंद्र पांडे ये चुनाव 5 बार जीत चुके हैं। अब पिछले चुनाव यानी 2019 में सीट NDA गठबंधन के तहत आजसू को चली गई और इस सीट से चंद्रप्रकाश चौधरी चुनाव जीते। वर्तमान लोकसभा चुनाव में भी यह सीट आजसू के खाते में है और आजसू ने पुराने चेहरे चंद्रप्रकाश चौधरी को ही मौका दिया है। इनके सामने झामुमो के मथुरा महतो, वही झारखंड की राजनीति में उभरते नए चेहरे और बेबाक छवि झारखंडी मूल की बात करने वाले जयराम महतो भी चुनावी मैदान में है और गिरिडीह का मुकाबला रोचक होने वाला है। इस चर्चा हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी और इनके साथ ही हमारे सहयोगी गिरिडीह लोकसभा सीट से जुड़े हुए हैं राकेश जी। तो सबसे पहले हम इनसे चर्चा करते हैं और सर आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि गिरिडीह लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक तापमान क्या है। देखिए, जो गिरिडीह का लोकसभा सीट है उस सीट ने बड़े ही दिग्गज नेता और कहें कि झारखंड के राजनीति को दशा दिशा देने वाले चेहरे दिए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं विनोद बिहारी महतो जी है, चुनाव जीते में वो एक चेहरा है। बिंदेश्वरी दुबे है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। सरफराज अहमद आज भी चर्चा में है, गांडे से वो चुनाव लड़ा था विधानसभा का और उन्होंने इस्तीफा दिया। वो 84 में जीत चुके हैं सरफराज अहमद। तो ये जो पूरा जो गिरिडीह लोकसभा है वो एक बड़ा ही सियासी जमीन रही है सारी पार्टियों की। और अगर आप पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो वो जो शुरुआती दौर, जैसे हम लोग हर चर्चा में बैठते हैं तो देखेंगे आज़ादी के बाद का जो दौर रहा है उसमें कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है हर सीट पर। तो गिरिडीह में भी कुछ वैसा ही था। 52 का चुनाव नागेश्वर प्रसाद सिन्हा जीते थे, बिहार के पहले मतलब जो मुख्यमंत्री रहे उनके बहुत करीबी थे, श्री कृष्ण सिंह के भी सहाय के बहुत करीबी थे। तो एक दिग्गज नेता थे झारखंड बिहार के इलाके में वो नागेश्वर प्रसाद सिन्हा, वो जीते 52 में। 57 में काजी मतीन साहब हैं, वो जीते। छोटा नागपुर संथाल परगना पार्टी थी उससे जीते वो। उसके बाद 62 में बटेश्वर सिंह फिर कांग्रेस से जीते और 67 में इम्तियाज अहमद कांग्रेस से जीते। 71 में वहाँ से एक भट्टाचार्य जी थे, वो जीते, कांग्रेस से जीते। तो ये पूरा जो सीट था ऊपर में 3-4 बार वो लगातार कांग्रेस ने जीतने का काम किया। और 77 में जैसे ही जानते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ हवा रही पूरे देश भर में, तो 77 में वहाँ एक मजदूर नेता हुआ करते थे रामदास सिंह, उनको वो जनता पार्टी से चुनाव जीते। और रामदास सिंह के बारे में दर्शकों को जानना चाहिए कि जब ये अभी जो पैसे धन बल वाला जब दौर है, उस दौर में रामदास सिंह एक मजदूर नेता हुआ करते थे बेरमो के, और वो चुनाव जीते। और वो ये जो 77 का जो पूरा आंदोलन था जयप्रकाश नारायण जी का, उस आंदोलन में वो जेल में थे। जेल से बाहर निकलने के बाद जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और वो एक ऐसे मजदूर नेता थे जो मजदूरों ने उनकी लड़ाई लड़ी थी, मजदूर के चंदा पर लड़ाई लड़ी थी। और लोग बताते हैं कि जब रामदास अपने ट्रेड यूनियन के घर में जो रहते थे, छोटा सा घर था उनका मकान, तो लोग खिड़कियों में से पैसा फेंक करके चले जाते थे कि ताकि वो चुनाव लड़े। तो वो उस ऐसे सच थे, उनका मजदूर खुद चुनाव लड़ रहे थे। तो बाद में उन्हीं को
भारतीय जनता पार्टी ने 91 में उम्मीदवार भी बनाया था। रामदास सिंह 91 में उम्मीदवार बने थे। 80 में वहाँ जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा था बिंदेश्वर जी दुबे जी, वो वहाँ से चुनाव जीते गिरिडीह लोकसभा से, और वो मुख्यमंत्री तक थे बिहार के, जैसा मैंने आपको बताया। डॉक्टर सरफराज अहमद 1984 में एकीकृत बिहार में, डॉक्टर सरफराज अहमद, जो आप जिस सरफराज अहमद को आप गांडे में देख रहे हैं, जो कल्पना सोरेन के साथ कैंपेन में है, वो एकीकृत बिहार में एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस का, और राजीव गांधी के बहुत नज़दीक माने जाते थे, और केंद्र में सचिव थे वो, जो कांग्रेस का जो ऊपर का था उसमें सेक्रेटरी का पद था उनका, और 84 में उनको गिरिडीह से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। 89 में, जैसा कि मैंने बताया, 89 में बीजेपी की वहाँ एंट्री हुई, और वही रामदास सिंह से, जो रामदास सिंह मजदूर नेता हुआ करते, जो 77 में चुनाव जीता था, उसको बीजेपी ने फिर मौका दिया, वो आ गए। 91 में एक बड़ा चेहरा विनोद बिहारी महतो, जिसको आप कहें कि ए.के. राय के साथ, और विनोद बिहारी महतो ये एक डिजाइनर थे, एक शिल्पकार थे पूरे झारखंड आंदोलन का। झारखंड आंदोलन का चेहरा शिबू सोरेन थे, लेकिन विनोद बिहारी महतो एक वैचारिक धरातल देना, एक बौद्धिक धरातल देना जेएमएम की पूरी लड़ाई को, और अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में इनका एक, जिसको कहें इंटेलेक्चुअल इनपुट विनोद बिहारी महतो का, और बड़े सामाजिक बदलाव की बात करने वाले नेता थे। तो वो 91 में चुनाव जीते, और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि विनोद बिहारी महतो जी चुनाव के लिए लगातार प्रयासरत थे, जबकि उनके साथी जो ए.के. राय थे, उन्होंने अपना खाता धनबाद में 77 में ही खोल दिया था, और 77 के बाद विनोद बिहारी महतो को गिरिडीह से 91 में जीत मिली। तो इस तरह से आप देखेंगे इन चीज़ों में कि गिरिडीह वाकई में बहुत ही मतलब सियासी ज़मीन जो रही है, उसमें दिग्गजों की ज़मीन रही है। 91 में विनोद बिहारी महतो के बाद आने के बाद एक नाम आता है गिरिडीह में, जो बहुत ही पॉपुलर नाम था सांसद के रूप में अगर टर्म में देखें तो, रविंदर पांडे का। वो 96 से 99 तक 3 बार लगातार सांसद बने, कुल वो 5 बार बने थे, 2009 में और 2014 में। 2014 में उनका ही टिकट काट करके, मतलब उनके जगह में 2014 में वो चुनाव जीतने के बाद 2019 में जो चंद्र प्रकाश चौधरी की जो एंट्री हुई, तो रविंदर पांडे का ही टिकट कटा था, जो भाजपा के 5 बार के सांसद थे। तो 2009 में वो चुनाव रविंदर पांडे लड़े, और जगन्नाथ महतो के खिलाफ चुनाव लड़े। जगन्नाथ महतो उस पूरे इलाके के बड़े ही आक्रामक और बेबाक नेता, और जमीन से जुड़े हुए नेता जगन्नाथ महतो करते थे, जिनका देहांत हो गया कोरोना के कारण। उनको 40,000 मतों से 2009 में, मतलब इतना 2014 में इतना, मतलब समझिए कि उस जब मोदी लहर पूरी थी, तब रविंद्र पांडे को, जगन्नाथ महतो को बहुत बड़ा मार्जिन से नहीं हरा पाए थे, वो 40,000 वोट से ही हरा पाए थे। तो एक पकड़ वाले जमीनी नेता थे। 2019 में ये चुनाव जो है, तो समीकरण ही बदल गया। ये एनडीए का एक गठबंधन हुआ, उस एनडीए के गठबंधन में ये पूरी सीट जो है सो आजसू को दे दिया भाजपा ने, और वैसी सीट दिया जिसमें उसके सांसद 5 बार के जीते हुए सांसद को रिप्लेस कर दिया। तो एक बड़ा फैसला आजसू के लिए, गठबंधन के लिए भाजपा ने गिरिडीह में लिया। 2019 का चुनाव चंद्र प्रकाश चौधरी लड़े, उनके खिलाफ वही शख्स थे जो दिवंगत थे, जगन्नाथ महतो जी, लेकिन इस बार एनडीए ने अपनी बढ़त बढ़ा दी थी, और लगभग 2.5 लाख वोट से जगन्नाथ महतो चुनाव हार गए थे। सर, आपने जैसा कि बताया कि रामदास सिंह थे, उनको लोग खिड़की से पैसे पहुंचाते थे, तो उनके बारे में थोड़ा और बताइए। बड़े मजदूर नेता थे वो रामदास सिंह जो थे 77 के आंदोलन, मतलब जिसको कहें जेपी का जो आंदोलन था संपूर्ण क्रांति का, तो उसमें एक समाजवादी नेता थे, और एक ट्रेड यूनियन वहाँ उस इलाके में पूरा मजदूरों का चलाते थे, और बड़े ही ईमानदार किस्म के नेता थे। और उनके पास बहुत, जिसको कहा जाने कि जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अब चीज़ें बदली है, धन बल का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, तो एक मतलब सादगी भरा जीवन जीने वाला आदमी, जो आज के दौर में अब चुनाव लड़ना संभव नहीं है वैसे लोगों के लिए, अब न सोच सकता है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि एक दूसरे किस्म का चुनाव हो गया आज के दिन में। तो मैं उस चीज़ों का जिक्र इसलिए किया कि लोग मतलब वो पैसा मांगते भी नहीं थे, तो लोगों ने सोचा कि जब ये आदमी मांगता नहीं तो इसको खिड़की से ही पैसा दे करके चले जाओ। इस तरह के शख्स थे, और वो चुनाव 77 में फिर भाजपा ने भी उनको उम्मीदवार बनाया कानून। इसके साथ ही अभी हम गिरिडीह की बात कर रहे हैं, तो इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव मतलब आपके इस अनुसार किस तरह से रोचक हो सकता है? देखिए, ये जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में गिरिडीह में एक युवा नेता ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है, जयराम महतो ने, और कहें कि एक नए सियासी उफान के साथ वो पूरे उस इलाके में जयराम महतो की एंट्री है। वो पारंपरिक राजनीति के तौर तरीके को बदलने वाला शख्स दिख रहा है उस इलाके में।
जीप के बोनट में बैठ करके भाषण दे देना। मतलब इस लोकसभा चुनाव में वो बड़े फैक्टर हो सकते हैं। एग्जैक्टली तो वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि जयराम महतो की जो ग्राफ बढ़ने का है, तो वो जयराम महतो ने जो पारंपरिक तौर तरीके हैं राजनीति के, बड़े मंच लगा करके फिर बात करना, तो बड़ा ही जमीनी स्तर की बातचीत, मिट्टी, भाषा, खतियान, और इससे युवाओं को कनेक्ट कर रहा है। जो भीड़ दिख रही है, जो लोग जा रहे हैं जयराम महतो के साथ, चुनाव परिणाम क्या होगा उसका अंदाजा न्यूज में बैठ करके भी तात्कालिक रूप से लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जो चीजें दिख रही है जयराम महतो के साथ जाती, जो फोर्स जाते हुए दिख रहे हैं जयराम महतो के साथ, तो गिरिडीह में वाकई में जो स्थापित पार्टियां हैं, एनडीए हो जाए या इंडिया गठबंधन हो जाए, तो उसको इस युवा चेहरे से, क्योंकि बहुत बेबाकी के साथ बोलने वाला, और मैं देख रहा हूं कि इशूज पर किसी भी बड़े नेता पर बिना लाग लपेट के और तथ्यों के साथ बात करने का मादा रखने वाला नेता, तो वो जयराम महतो उन चीज़ों का एक नई लकीर खींचने की जो मतलब है। और जो यूथ फोर्स है, देखिए झारखंड में जैसे आजसू भी है, तो यूथ फोर्स पूरे के पूरे तरीके के साथ, वो दौर जब आंदोलन का दौर था, तो यूथ का पूरा फोर्स आजसू के साथ गया, तो एक बहुत बड़े बदलाव की आहट आपको युवा चेहरा जो है सो और उसके साथ की जो गोलबंदी है वो ला देती है। तो गिरिडीह का जो अभी तापमान है, जैसे गिरिडीह के जंगलों में जाएंगे ना, तो पूरा जंगल जल रहा है, मतलब गर्मी के दिनों में जाएंगे तो कहीं कहीं जंगलों में आग लगी रहती है। तो वो आग, जो राजनीतिक आग है उन पारसनाथ के बिहार और जंगलों में, वो राजनीतिक आग वहाँ सड़कों पर दिख रही है। तो एक बड़ा फैक्टर तो निसंदेह जयराम महतो बनने जा रहे हैं। तो इस चर्चा हम फिर से वापस लौटेंगे, पर इससे पहले जुड़ते हैं हमारे ग्राउंड से हमारे सहयोगी राकेश जी से। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट में मुद्दे हैं। देखिए, गिरिडीह का जो पूरा लोकसभा क्षेत्र का इलाका रहा है, वह विस्थापन, बेरोजगारी और पलायन की समस्या से वर्षों से जूझ रहा है। लगभग 2 दशक से ये समस्या बनी हुई है। विस्थापन की समस्या तब यहाँ हुई जब सीसीएल ने यहाँ पर कोलियरियों का विस्तार किया, जमीन अधिग्रहण किया गया, जमीन लिया गया रैयतों को, लेकिन उनका मुआवजा ठीक ढंग से नहीं मिला, उनको रोजगार नहीं मिला। ऐसे में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लाखों लोग इस क्षेत्र से महानगरों की ओर पलायन कर जाते हैं रोजगार की खोज में। अब हम कृषि की बात करें तो यह इलाका कृषि प्रधान है, लेकिन सिंचाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो शिक्षा के हब के रूप में भी यह इलाका विकसित नहीं हो पा रहा है। बोकारो में थोड़ा बहुत विकसित हुआ है, लेकिन अभी भी धनबाद और गिरिडीह का इलाका इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर हम बात करें उद्योग धंधे की, तो कोई बड़ा उद्योग धंधा भी यहाँ नहीं लग पाया है। भेंडरा का इलाका है जहाँ, और बदडीहा का इलाका है जहाँ काफ़ी लौह उद्योग के रूप में विकसित होने की संभावनाएं थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे में देखा जाए तो लोगों के साथ जो चुनाव के दौरान वायदे किए गए, जनप्रतिनिधियों ने उसे पूरा नहीं किया है। अब 25 मई को गिरिडीह लोकसभा का मतदान होना है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाता है। तो सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन और एनडीए की लड़ाई हर जगह पूरे झारखंड में दिख रही है, पर गिरिडीह में क्या अलग है? गिरिडीह में, जैसा आपने पूछा, सही सवाल है। तो गिरिडीह में थोड़ा अलग किस्म की लड़ाई है। और पहले तो गिरिडीह का जो लोकसभा है, उस लोकसभा के पूरे राजनीतिक पैटर्न्स को समझने की जरूरत है। तो 6 विधानसभा यहाँ पर है। तो जैसे गिरिडीह हो गया और डुमरी हो गया, जेएमएम के कब्जे पे है। उसके बाद गोमिया आजसू के पास है, और बेरमो कांग्रेस के पास है, और टुंडी जो है जेएमएम के पास है। एक बाघमारा जो बीजेपी के पास, जहाँ से ढुल्लू महतो जीतते हैं, और वही ढुल्लू महतो धनबाद में प्रत्याशी हैं एनडीए की ओर से भाजपा ने उतारा है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे पूरे जो पूरा सीट है ये गिरिडीह का जो विधानसभा का, उसमें जेएमएम की एक अच्छी पकड़ है। 3 विधानसभा में वो है आजसू और भाजपा, एक जगह आजसू और एक जगह भाजपा है। तो एनडीए की थोड़ी आपको दिखेगी कि यहाँ पर उन जगहों पर विधानसभा वार में बात कर रहा हूँ कि पकड़ वैसी नहीं है। और एक जगह कांग्रेस से बेरमो का जो राजेंद्र सिंह के बेटे हैं अनूप सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी पत्नी
अनुपमा सिंह धनबाद से चुनाव लड़ रही है। तो एक तो ये सीन है जो सीधा सीधा दिखता है, और हर बार की लड़ाई में देखेंगे कि आप जेएमएम वहाँ एक बड़ा फोर्स रहा है पूरे गिरिडीह के इलाके में, तो जेएमएम से लड़ाई होती रही है भाजपा की लगभग। जब भी वो सीट गठबंधन में जो है वो जेएमएम को ही गया है, तो इस तरह की एक परिस्थिति वहाँ है। इस बार जो थोड़ा अलग है, वो जो जयराम महतो के आने के बाद एक दूसरी किस्म की राजनीतिक गर्माहट उस सीट पर है। जैसा कि आपने जयराम महतो की बात की, तो जयराम महतो एक नया राजनीतिक चेहरा है, तो इस लोकसभा चुनाव में क्या असर डाल रहे हैं वो? देखिए, एक तो ये है कि जयराम महतो एक बड़ी तेजी से उभरे हुए नेता हैं। उनका जो सियासी उफान है बहुत तेजी से हुआ है, और जो यूथ के सवाल हैं उसको एड्रेस करने वाला नेता झारखंड में दिख रहा है। कि जो जैसे यहाँ बार बार नियोजन नीति की बात होती है, मतलब जो सबसे पजल्ड है यहाँ पर जो सब चीज़ों से, जिसमें जो सबसे हताश निराश जो वर्ग है वो आपको दिखेगा यहाँ का यूथ। और उसके पीछे का कारण है कि नौकरियों को लेकर के जो जिस तरह की मशक्कत है यहाँ, कोर्ट कचहरी में जाना मामले को, और एक नीतिगत रूप से स्पष्टता नहीं होना सरकार के एजेंडे के अंदर, तो इस चीज को जयराम महतो ने पकड़ा और उसको अपनी माटी से कहें कि यहाँ की जो झारखंड की जो अपनी पहचान है उसको जोड़ते हुए और युवाओं के हक की बात की है, और उसको खतियान से जोड़ा। जो खतियान पारंपरिक रूप से जेएमएम का, आजसू जैसे पार्टियों का लगातार एजेंडा रहा है। कोई नया एजेंडा जयराम महतो ने 32 का लेकर के नहीं आया वो, लेकिन अब क्या है ना कि उसमें एक उनके चीज़ों में एक स्पष्टता दिख रही है यूथ को, और उनकी शैली, एक क्या नेताओं का आव भाव, उसका जो एक ऑरा है, उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, उसको जो मास से कनेक्ट करने का जो क्षमता है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ कि जयराम महतो के अंदर एक नई किस्म का फ्लेवर है, जिसको कह सकते हैं राजनीतिक फ्लेवर। वो आगे जाकर के जमीन पर कितना वोट में कितना कन्वर्ट होगा, लेकिन तौर तरीका तो जो है गिरिडीह में जयराम महतो का, जो अपने कैंपेन का उनका तौर तरीका, बोलने का तौर तरीका, सामने वाले पर आक्रमण करने का तौर तरीका राजनीतिक तौर पर, वो तौर तरीका यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, जिस तरह से जो सियासी ताकत है इंडिया और एनडीए गठबंधन की जमीन में, तो चुनाव में बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। उन फैक्टर्स को मेंटेन अगर जयराम महतो कर लिया और उन चीज़ों को बहुत तक यूथ अगर गया, दो तरह की चुनाव होती है। एक तो आपको पूरे मैनेजमेंट से लड़ते हो, जहाँ पर आपको पूरा एक सुविधा सहूलियत राजनीति का देना पड़ेगा, तब आपके कैडर्स और वोटर्स जा पाएंगे। तो इंडिया और एनडीए गठबंधन में ये चीज़ें हैं कि उनके जो लोग हैं वो बहुत मतलब अपने से चुनाव लड़ने वाली बातें नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जयराम के साथ जो लोग लड़ रहे हैं, तो वो मतलब लग रहा है कि उनकी लड़ाई बनती जा रही है, जो आम लोग जिनको कनेक्ट कर रहे हैं। और वो चेहरा उसको पता है ना कि चूंकि गिरिडीह का जो पूरा इलाका है बड़ा प्रवासी मजदूरों का इलाका है। तो आप देख लीजिए कि जयराम महतो ने एक कार्यक्रम मुंबई में जाकर के किया, तो वो चीज़ों को पकड़ रहे हैं। तो जब उन बारीकियों को जयराम महतो पकड़ते भी दिख रहे हैं, और शैली भी अलग है, तौर तरीका भी अलग है, एक आक्रामकता है, एक नई किस्म का अंदाज लोगों को दिख रहा है उनकी चीज़ों में, तो एक बड़ा फैक्टर होंगे। और मुझे लगता है कि मैंने ये जो है मुकाबला है दोनों पक्षों के लिए उन्होंने बड़ा ही दुभर और कठिन बना दिया है। बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो इस पूरी चर्चा में हमने बात की गिरिडीह लोकसभा सीट की, और जाना गिरिडीह लोकसभा सीट का राजनीतिक तापमान, समीकरण और मुद्दे। साथ ही हमने आपको वहां के ग्राउंड रिपोर्ट से भी रूबरू करवाया। तो फिर मिलेंगे नया चर्चा में। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।